Hello student, welcome to the third lecture of Civics Chapter 1, The Indian Constitution। आज हम लोग इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। की फीचर्स मतलब कि उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, भारतीय संविधान के जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इन स्पेशल फीचर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ इसके विषय में इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग इसको समझते हैं। भारत 200 सालों से अधिक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग किया, बल्कि ऐसे कानून बनाए जिससे कि यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा सके। उन अत्याचारी कानूनों को देखते हुए जब भारत में आंदोलन की शुरुआत हुई, आज़ादी की मांग बढ़ने लगी, तो लोगों के बीच में ऐसा सोच आया कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत कैसा देश होगा और किस तरीके का सरकार होगी, क्या क्या सुविधाएं उनको मिलेगी। तो उनमें से लोगों ने समझा कि भारत जब आज़ाद होगा तो भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी देश होगा, जहां पर हर एक आदमी को समानता का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या कास्ट का हो। चूंकि हमारे देश में बहुत पहले से धार्मिक या जातिगत जो ऑप्रेसिव था या भेदभाव हुआ करता था, वो बहुत पहले से लागू था। तीसरा कि अंग्रेज जो भी कानून बनाते थे उसमें भारतीयों का किसी भी तरीके का हिस्सेदारी नहीं होता था, और ना ही भारतीयों के लिए वो फायदेमंद है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को बिना देखे हुए वो कानून बनाते थे। तो लोगों के मन में ये विचार भी आया कि जो भी सरकार बनेगी वो इस तरीके का होगी जिसमें भारत में रहने वाले लोग भी उसमें हिस्सेदारी कर सके। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत की गई 1946 में। तभी भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे, तभी तक वो एक ही देश के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें भारतीय स्तर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे उन्होंने हमारे संविधान को बनाया, और उसमें 300 अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। ये जो मेंबर्स थे, कोई खेल क्षेत्र से आया था, तो कोई सामाजिक क्षेत्र से, कोई एडुकेशनिस्ट के रूप में, सभी ने मिलकर अपने अपने विचारों को रखा, अपने अपने बातों को रखा, उस पर डिबेट किया, डिस्कशन किया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 सालों में बन के तैयार हुआ। हमारा देश, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, कि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा पड़ा देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे धर्म माने जाते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कल्चर्स हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनके लिए एक ऐसा देश, एक विविधताओं से भरा पड़ा देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसमें हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो सभी के लिए मान्य हो और सभी उस कानूनों के लिए सहमत हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने हर एक चीज़ इस तरीके से रखा, ऐसे कानूनों को बनाया जिससे कि हर एक आदमी, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को लगे कि ये कानून जो है उनके लिए है और उनके द्वारा ही बनाया गया है। इसीलिए अगर आपने प्रीएम्बल देखा होगा तो प्रीएम्बल में सबसे ऊपर में लिखा हुआ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके 5 फीचर्स होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 मेन फीचर्स होते हैं। पहला होता है फेडरलिज्म,
दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स, चौथा फंडामेंटल राइट्स और पांचवा सेकुलरिज्म। ये 5 की फीचर्स भारतीय संविधान को दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से बहुत ही अलग बनाती है। अब हम लोग इन पांचों फीचर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसी सरकार का एक स्थिति है, या बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसे परिस्थिति है या एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक से अधिक स्तरीय सरकार उस देश में होती है। मतलब कि जहां पर एक से अधिक स्तरीय सरकार हो उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे। अगर भारत की परिस्थिति को देखें, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाएंगे हमारे यहाँ पर 3 स्तरीय सरकार है। एक तो सेंट्रल लेवल पर, जिसको हम लोग राष्ट्रीय क्षेत्र में बोल सकते हैं, दूसरा राजकीय स्टेट लेवल पर, और तीसरा लोकल लेवल पर, जिसको हम लोग पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी के रूप में जानते हैं। इस देश में या भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर इन दोनों सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। मतलब कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कभी भी किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, अपने अधिकारों को लेकर मतभेद ना हो, इन सारी चीजों का भी ख्याल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। और उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे लिस्ट बनाए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार किन किन बातों पर कानून बना सकता है, राज्य सरकार किन किन बातों पर कानून बना सकते हैं, और वैसे कौन से अधिकार या वैसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर कानून बनानी पड़ती है। ये सारा चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लिस्ट में डाला गया है, जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट, मतलब ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें कि वैसे अधिकारों को रखा गया है, वैसे क्षेत्रों को रखा गया है जिसके तहत केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है, या ऐसे क्षेत्रों में ही केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। ये ऐसा एक लिस्ट है जिसमें कि वैसे अधिकारों को दिए गए हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार अपना कानून बना सकता है। और तीसरा कंकरेंट लिस्ट, ये ऐसे अधिकार हैं, ऐसी चीज है जिसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। रेसिडुअरी लिस्ट वैसी चीजों के बारे में बताती है जिसमें कि ज्यादातर केंद्र सरकार के तहत ही ये कानून बनाई जाती है, और परिस्थिति बस वहाँ की स्थिति को देखते हुए उन सारे कानूनों को जो राज्य में लागू की जाती है वैसे क्षेत्रों को हम लोग रेसिडुअरी लिस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि संसदीय स्तर का सरकार। हमारा देश जब आजाद हुआ तभी ही यूएएफ मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके तहत 18 साल और 18 साल से अधिक जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार है। और जैसा कि हमने समझा कि लोगों का ऐसा सोच था कि भारत में जो सरकार होगी वो लोगों के द्वारा बनाई जाएंगी और लोगों का उसमें अपना हिस्सेदारी होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, जिसके तहत हम जनता, उस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति 18 साल से अधिक जितने भी वयस्क हैं सभी कोई वोट देकर अपने नेता को चुनते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर एक आदमी के पास ये अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। ना सिर्फ वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, बल्कि हम लोग भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे देश में जैसे 18 साल के उम्र से आप वोट देने के अधिकारी बन जाते हैं, तो 25 साल और उससे अधिक के जो भी लोग हैं वो वोट में खड़े हो सकते हैं। हमारे देश में 2 स्तरीय संसद है या 2 संसद है बोल सकते हैं।
पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे हम ह्यूमंस में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से सरकार में जिस तरीके का हमारा संविधान है, उस मायने से हमारे सरकार में 3 ऑर्गन्स है, 3 मेन ऑर्गन्स है, जिसको पूरा अधिकार दिया गया है कि संविधान को चलाना, संविधान को बरकरार रखने का काम इन तीनों ऑर्गन्स को दिया गया है। और ये 3 ऑर्गन्स है द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशियरी। अब हम लोग समझते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होता क्या है। लेजिस्लेटिव ये वैसे लोग होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, मतलब वोट देकर जो हम लोग चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं, जिस व्यक्ति को चुनते हैं, वैसे लोगों को हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। जैसे अपने पिछले क्लास में एमएलए के बारे में पढ़ा, तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हम लोग वोट देके चुनते हैं उनको हम लोग लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव बोलते हैं। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है हर सरकार में, जो कि कानून बनाती है और कानून को लागू करने में मदद करती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं। तीसरा आता है ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी मीन्स हमारे देश में जो कोर्ट का जो सिस्टम है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सारे सिस्टम्स को एक साथ मिला के हम लोग उसको ज्यूडिशियरी के रूप में जानते हैं। हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो दी गई है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में रखा गया है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है, उन सभी को अधिकार ये दिया जाता है और सभी के लिए ये समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, पढ़े लिखों के लिए अलग, अनपढ़ के लिए अलग, ये सभी के लिए अधिकार एक जैसा है। और ये हमारे संविधान का एक स्पेशल फीचर्स के रूप में जाना जाता है। हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 में इसको बताया गया है कि हमारे किस किस तरीके से किन किन चीज़ों में हमको फ्रीडम दी जा सकती है, फ्रीडम मिलती है। थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब हो गया अत्याचार, मतलब ना हम किसी के अत्याचार को सह सकते हैं और ना ही हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है। ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये अधिकार ऐसे अधिकार के रूप में जाना जाता है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धार्मिक कर्मकांड को कर सकता है जो कि सामाजिक रूप से सही हो। ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 में रखा गया है। फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बीच में रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण सिक्स्थ राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उनके हिसाब से उन्होंने ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमको उन्होंने बताया है या जाना जाता है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो ना ही सरकार और ना ही कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, इन अधिकारों को किसी से छीन नहीं सकता। लास्ट आते हैं हम लोग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जैसे कि हमने पढ़ा
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके तहत हमको हर एक व्यक्ति भारत में रहने वाले या भारत के जो नागरिक है सबको अपने हिसाब से अपने धर्म चुनने का अधिकार है। तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विश्व की 8 प्रमुख धर्म, चाहे वो हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जोरास्ट्रिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो और कन्फ्यूशियज्म हो, ये सभी धर्म के लोग या सभी धर्म को मानने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। और यही कारण है चूंकि हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार देती है, तो अगर हमारा देश किसी एक धर्म को मानती तो इससे हो सकता था कि बाकी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा देश जो है एक सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों को देखें, श्रीलंका जो कि एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर के कंट्री के तहत मतलब ये होता है कि उस देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना या बताते हैं कि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारा मदर टंग है, हमारा मातृभाषा है। और इसके तहत कोई भी देश किसी भी खास धर्म को लोगों पर लागू करने के लिए मजबूर नहीं करता, या बोल सकते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसके तहत लोगों को उस धर्म को ही मानना पड़ेगा। और इसके तहत, सेकुलरिज्म के तहत, हर एक धर्म, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का हिस्सेदारी या सभी धर्मों की इज्जत बराबर दी जाती है। तो ये था हमारा इस टॉपिक, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, सेकुलरिज्म। तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में जो डिस्कस किया उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी क्यों है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और आज हमने की फीचर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके कुछ और थोड़ा ब्रॉडली इसको और समझेंगे और एक रिवीजन करेंगे, ताकि आपके किसी भी क्वेश्चन का या आपको किसी भी तरीके का इस चैप्टर में परेशानी ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।